अच्छा, एक सवाल है। क्या कभी किसी ने एक पुरानी सीडी को रोशनी में घुमाकर देखा है? हाँ, बिल्कुल। उस पर वो जो इंद्रधनुष जैसे रंग नाचते हैं, वो आते कहाँ से हैं? हम्म। या फिर आजकल की एलईडी लाइट्स होती तो सफेद हैं, पर अगर पलके थोड़ी भींच कर देखो तो एक अजीब सा पैटर्न नजर आता है। सही कहा। और ये पोलराइज धूप के चश्मे, ये तो जैसे जादू हैं। सड़क पर या पानी पर पड़ने वाली तेज चकाचौंध को गायब कैसे कर देते हैं? ये सारे सवाल जो सुनने में एकदम अलग अलग लगते हैं, इनका धागा एक ही जगह जाकर जुड़ता है, और वो है प्रकाश का। मतलब उसका एक ऐसा बर्ताव जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, मतलब स्कूल में तो यही पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लकीर में। बिल्कुल, हम सबने यही पढ़ा है। पर आज हम इसी सीधी लकीर से थोड़ा मुड़ने वाले हैं। हमारे पास इंटरफियरेंस, डिफ्रैक्शन एंड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट पर कुछ बहुत ही कमाल के नोट्स हैं, और इन्हीं के जरिए हम प्रकाश की इस छुपी हुई दुनिया में उतरेंगे। और ये सिर्फ थियोरी नहीं है, ये हमारे आसपास हर जगह हो रहा है। रे ऑप्टिक्स, जो प्रकाश को सीधी रेखा मानता है, वो हमें परछाई और लेंस जैसी चीजें तो समझा देता है, लेकिन वो सीडी वाले रंग नहीं समझा पाता। एग्जैक्टली। वो रंग समझने के लिए हमें प्रकाश को एक लहर यानी एक वेव के रूप में देखना शुरू करना होगा, तभी वो राज समझ आएगा। तो आज का मिशन बिल्कुल साफ है। हम प्रकाश के वेव नेचर को 3 बड़ी घटनाओं के जरिए समझेंगे: इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेरेंस की। अगर मैं इसे आसान भाषा में कहूं तो ये 2 लहरों का मिलन है। अच्छी एनालॉजी है। कल्पना कीजिए कि शांत पानी में आप 2 पत्थर एक साथ फेंकते हैं। दोनों से लहरें निकलती हैं और कहीं ना कहीं जाकर आपस में मिलती हैं। जहां 2 लहरों का उठा हुआ हिस्सा मिलता है, वहां एक बड़ी लहर बन जाती है। सही। और जहां एक का उठा हुआ हिस्सा दूसरे के गिरे हुए हिस्से से मिलता है, वहां पानी शांत हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। प्रकाश के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। जब प्रकाश की 2 लहरें एक ही समय पर एक ही जगह पहुंचती हैं, तो वो जुड़ जाती हैं। कहीं रोशनी ज्यादा, कहीं कम। कहीं पर रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कहीं पर अंधेरा हो जाता है। इसी घटना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। और वो अंधेरा ही इसका सबसे बड़ा सबूत है ना? मतलब 2 रोशनी मिलकर अंधेरा कैसे बना सकती हैं? यही तो बात है। 2 चीजें मिलकर कुछ नहीं में कैसे बदल सकती हैं? ये सिर्फ लहरों के साथ ही मुमकिन है। लेकिन क्या ये हमेशा होता है? मतलब मेरे कमरे में 2 बल्ब जल रहे हैं, पर मुझे तो दीवारों पर कोई चमकीली काली पट्टियां नहीं दिख रही। हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है। ऐसा होने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। अच्छा। पहली, दोनों लहरें कोहिरेंट होनी चाहिए। ये एक टेक्निकल शब्द है, पर इसका मतलब आसान है। कल्पना कीजिए कि 2 गायक एक ही सुर गा रहे हैं। अगर वो एकदम ताल से ताल मिलाकर गाएं तो आवाज दमदार होगी। हाँ। अगर एक गायक शुरू करे और दूसरा थोड़ा रुक रुक कर, तो वो ताल बिगड़ जाएगी। कोहेरेंट होने का मतलब है कि प्रकाश की दोनों लहरों का तालमेल, यानी उनके बीच का फेज डिफरेंस, समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब दोनों लहरों को एक दूसरे के साथ सिंक में होना चाहिए। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त है कि दोनों लहरों की फ्रीक्वेंसी, यानी उनके कंपन करने की रफ्तार, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। ओके। हमारे 2 गायकों को एक ही नोट, मान लीजिए सा, गाना होगा। अगर एक सा गाए और दूसरा रे, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती है, तभी हमें वो साफ पैटर्न दिखाई देता है। और ये पैटर्न 2 तरह का होता है, जैसे हमने पानी की लहरों के उदाहरण में दिखा था। एक, जहां लहरें एक दूसरे को ताकत देती हैं, उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और नतीजा होता है ज्यादा चमक। सही। और दूसरा, जहां लहरें एक दूसरे के असर को काट देती हैं, उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और नतीजा होता है अंधेरा। सही। और भौतिकी में हम इसे गणित से भी समझ सकते हैं। हमें पूरा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, बस उसका लॉजिक समझना है। हाँ, वो ज्यादा जरूरी है। अगर दोनों लहरों के रास्ते का फर्क, मतलब पाथ डिफरेंस, प्रकाश की वेवलेंथ का पूरा मल्टीपल है, जैसे 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, तो वो सिंक में मिलेंगी और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और चमक बढ़ जाएगी। और अगर रास्ते का फर्क वेवलेंथ के आधे का ऑड मल्टीपल है, जैसे 0.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, तो वो आउट ऑफ सिंक मिलेंगी और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। और वहीं पर वो अंधेरे धब्बे बनते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो इंटरफेरेंस ये बताता है कि प्रकाश एक लहर है, लेकिन थ्योरी को सच साबित करने के लिए एक सबूत चाहिए होता है। और उस सबूत एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से आया जिसने भौतिकी की दुनिया में तहलका मचा दिया था। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। हाँ, YDSE। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट 1801 में किया था। उस समय न लेजर थे, न कोई हाईटेक उपकरण। सोचकर ही हैरानी होती है। उन्होंने सूरज की रोशनी और गत्ते में किए गए छेदों का इस्तेमाल किया था। उस दौर के हिसाब से ये सोचना भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब न्यूटन का दबदबा था और सब मानते थे कि प्रकाश कणों से बना है।
तो इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या था? ये इतना खास क्यों था? सेटअप हैरान करने वाला सरल था। सोचिए, एक प्रकाश का सोर्स है, उससे निकलने वाली रोशनी पहले एक बहुत ही पतली स्लिट, मतलब एक झिरी से, है ना? हाँ, एक झिरी से गुजरती है। फिर ये रोशनी आगे जाकर दो और पतली स्लिट्स S1 और S2 पर पड़ती है। अब ये दोनों स्लिट्स अपने आप में प्रकाश के दो नए सोर्स की तरह काम करती हैं। अच्छा, और यहाँ यंग की सबसे बड़ी चालाकी सामने आती है। वो क्या? याद है हमने कोहेरेंट सोर्स की बात की थी? हाँ, कि दो अलग अलग बल्ब कोहेरेंट नहीं हो सकते। बिल्कुल, लेकिन यहाँ क्योंकि दोनों स्लिट्स पर रोशनी एक ही मूल सोर्स से आ रही है, इसलिए उनसे निकलने वाली लहरें पूरी तरह से कोहेरेंट होती हैं। उनका तालमेल एकदम पक्का होता है। कमाल है। तो उन्होंने एक ही सोर्स को दो हिस्सों में बांटकर दो कोहेरेंट सोर्स बना दिए। एग्जैक्टली, यही उनका जीनियस था। तो जब इन दो स्लिट्स से निकली कोहेरेंट लहरें आगे रखे पर्दे पर मिलती हैं, तो क्या होता है? मुझे लगता है कि पर्दे पर दो चमकीली लकीरें दिखनी चाहिए, हर स्लिट के सामने एक। यही तो सब सोचते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? पर्दे पर दो लकीरों की जगह चमकीली और काली पट्टियों की एक पूरी सीरीज दिखाई दी। एक चमकीली पट्टी, फिर एक काली, फिर एक चमकीली, और इसी तरह। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। और ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि दोनों स्लिट्स से निकली लहरें आपस में इंटरफेयर कर रही थीं। बिल्कुल। और यहीं पर बात दिमाग घुमा देती है। YDSE सिर्फ ये नहीं बताता कि प्रकाश एक लहर है, ये इससे भी कहीं ज्यादा अजीब बात की ओर इशारा करता है। आप क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अगर आप एक एक करके भी प्रकाश के कण यानी फोटॉन भेजें, तो भी पर्दे पर वही इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। इसका मतलब यह है कि एक अकेला फोटॉन भी किसी तरह खुद से ही इंटरफेयर कर रहा है। मतलब वो एक ही समय पर दोनों स्लिट से गुजर रहा है। हाँ, यहीं पर क्लासिकल फिजिक्स दम तोड़ देती है। बिल्कुल, ये क्वांटम मैकेनिक्स की दहलीज है। लेकिन अगर हम क्लासिकल वेव ऑप्टिक्स पर टिके रहें, तो हम इन फ्रिंज के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। जैसे कि हम गणित से ये पता लगा सकते हैं कि ये पट्टियां कहाँ और कितनी चौड़ी बनेंगी। इसका ना एक बड़ा सीधा सा कनेक्शन है। इन पट्टियों की चौड़ाई, जिसे हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, 3 चीजों पर निर्भर करती है। अच्छा, वो क्या है? पहला, प्रकाश की वेवलेंथ। हाँ। अगर हम ज्यादा वेवलेंथ वाली रोशनी जैसे लाल रंग इस्तेमाल करें, तो पट्टियां ज्यादा चौड़ी हो जाएंगी। नीले रंग के लिए पट्टियां पतली होंगी। ठीक है, ये समझ आया। क्या है? तीसरा थोड़ा उल्टा है। ये है दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी, D। अगर हम दोनों स्लिट्स को एक दूसरे के करीब लाएं, यानी D को कम करें, तो पट्टियां और ज्यादा फैल जाएंगी, चौड़ी हो जाएंगी। हाँ, और अगर स्लिट्स को दूर करें, तो पट्टियां सिकुड़कर पास पास आ जाएंगी। तो ये फॉर्मूले हमें इस पैटर्न को कंट्रोल करने का एक तरीका देते हैं। तो इंटरफेरेंस तब होता है जब दो लहरें आपस में टकराती हैं। लेकिन क्या हो अगर प्रकाश को किसी से टकराने का मौका ही ना मिले, बस एक बहुत तंग रास्ते से गुजरना पड़े? क्या तब भी वो सीधा चलेगा? बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर डाइफ्रैक्शन की कहानी शुरू होती है। डाइफ्रैक्शन? डाइफ्रैक्शन का मतलब ही है प्रकाश का किसी छोटे से छेद या किसी तेज धार वाले किनारे से गुजरते हुए मुड़ जाना या फैल जाना। ये इंटरफेरेंस का ही एक रूप है, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। अलग कैसे है? खास तौर पे हम सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन की बात करते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ प्रकाश दो की बजाय सिर्फ एक पतली स्लिट से गुजरता है। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। अगर स्लिट ही एक है, तो लहरें किससे इंटरफेयर करेंगी? यही तो मजेदार बात है। यहाँ एक ही स्लिट से गुजरने वाली लहर के अलग अलग हिस्से आपस में इंटरफेयर करते हैं। अच्छा, मतलब लहर खुद से ही इंटरफेयर कर रही है। हाँ, सोचिए कि स्लिट एक दरवाजा है और उससे एक बड़ी लहर गुजर रही है। उस दरवाजे में मौजूद हर बिंदु एक नई छोटी लहर का सोर्स बन जाता है। ये सारी छोटी छोटी लहरें फिर आपस में इंटरफेयर करती हैं और पर्दे पर एक पैटर्न बनाती हैं। और ये पैटर्न YDSA वाले पैटर्न से अलग कैसे होता है? बहुत अलग होता है। इसकी सबसे खास पहचान है सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, यानी बीच वाली चमकीली पट्टी। वो बाकी सभी पट्टियों से कहीं ज्यादा चौड़ी और बहुत ज्यादा चमकीली होती है। ये मेन शो की तरह है। अच्छा। दी जाती हैं, जैसे वो मेन शो के बाद की छोटी मोटी परफॉर्मेंस हो। अच्छा, तो इंटरफेरेंस में सारी चमकीली पट्टियां लगभग एक जैसी होती हैं, पर डायफ्रैक्शन में बीच वाली ही हीरो होती है। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा फर्क है। अगर हम दोनों को साथ साथ रखें, इंटरफेरेंस में 2 स्लिट्स, डायफ्रैक्शन में 1, इंटरफेरेंस में सभी फ्रिंज की चमक और चौड़ाई लगभग बराबर, डायफ्रैक्शन में सेंट्रल बैंड सबसे चौड़ा और चमकीला और बाकियों की चमक तेजी से घटती है। समझ गया। ये दोनों ही प्रकाश के वेव नेचर का सबूत हैं, बस अलग अलग अंदाज में। बिल्कुल सही। ठीक है, अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसने मुझे हमेशा सबसे ज्यादा हैरान किया है, पोलराइजेशन। हम सब ने पोलराइज्ड चश्मे इस्तेमाल किए हैं, पर यह सोचना कि रोशनी की लहरों को इस तरह फिल्टर किया जा सकता है जैसे हम चाय छानते हैं,
ये कमाल का आइडिया है। बिल्कुल चाय छानने जैसा ही है। ये काम कैसे करता है? इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि सामान्य प्रकाश की लहर कैसी होती है। एक रस्सी का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। अगर आप रस्सी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर नीचे हिलाएं तो उसमें वर्टिकल लहरें बनेंगी। ठीक है। अगर दाएं बाएं हिलाएं तो हॉरिजॉन्टल लहरें बनेंगी। सही है। सामान्य अनपोलराइज्ड प्रकाश की लहर में ये कंपन हर मुमकिन दिशा में एक साथ हो रहा होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं तिरछा हर तरफ। ये एक गड़बड़ झाला है। और पोलराइजेशन इस गड़बड़ झाले को सुलझाता है। हाँ, अब कल्पना कीजिए कि हम उस रस्सी को एक ऐसी बाड़ के बीच से गुजारते हैं जिसमें सिर्फ वर्टिकल यानी खड़ी सलाखें हैं। अब अगर आप रस्सी में वर्टिकल लहरें पैदा करेंगे तो वो बाड़ से आराम से पार हो जाएंगी, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टल लहरें पैदा करेंगे तो वो सलाखों से टकराकर रुक जाएंगी। इस बाड़ ने लहरों को पोलराइज कर दिया। उसने सिर्फ वर्टिकल कंपनों को ही जाने दिया। पोलराइजिंग फिल्टर प्रकाश के लिए यही काम करता है। तो वो सिर्फ एक ही दिशा वाले कंपनों को जाने देता है और बाकी सबको रोक देता है। एग्जैक्टली। तो जब हम पोलराइज चश्मे पहनते हैं तो हमारी आंखों तक पहुंचने वाली रोशनी सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रही होती है। बिल्कुल, और इस घटना का महत्व बहुत गहरा है। पोलराइजेशन ही वो चीज है जो इस बात पर पक्की मोहर लगा देती है कि प्रकाश एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब है कि कंपन लहर के चलने की दिशा के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर होता है, रस्सी की लहर की तरह। अगर प्रकाश साउंड की तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव होता जिसमें कंपन लहर की दिशा में ही होता तो उसे इस तरह फिल्टर नहीं किया जा सकता था। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो ये चकाचौंध कम करने वाला सिस्टम कैसे काम करता है? यहाँ दो बड़े नियम आते हैं, मैलिस का नियम और ब्रूस्टर का नियम। पहले मैलिस के नियम को समझते हैं। वो ज्यादा सीधा है। ये नियम हमें बताता है कि अगर हमारे पास पहले से पोलराइज लाइट है और हम उसे एक और पोलराइजर से गुजारते हैं तो बाहर निकलने वाली रोशनी की इंटेंसिटी कितनी होगी। मतलब दो पोलराइजर एक के पीछे एक। हाँ, सोचिए आपके पास दो पोलराइजिंग चश्मे हैं। अगर आप दोनों को एक ही दिशा में पकड़ें तो रोशनी पार हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक को पकड़कर 90 डिग्री घुमा दें तो रोशनी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी, सब काला दिखेगा। हाँ। मैलिस का नियम बस ये बताता है कि बीच के एंगल्स पर क्या होगा। और ब्रूस्टर का नियम वो ज्यादा रहस्यमयी लगता है। ब्रूस्टर का नियम चकाचौंध के राज को खोलता है। जब सामान्य अनपोलराइज्ड रोशनी किसी सतह जैसे पानी या सड़क से टकराकर रिफ्लेक्ट होती है तो वो थोड़ी बहुत पोलराइज हो जाती है। अच्छा। खास तौर पर उसमें हॉरिजॉन्टल कंपन ज्यादा होते हैं। ब्रूस्टर ने खोजा कि एक खास एंगल होता है जिसे ब्रूस्टर एंगल कहते हैं, जिस पर अगर रोशनी टकराए तो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट 100% हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होती है। अच्छा। तो सड़क से जो तेज चकाचौंध आती है वो असल में हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट होती है। काफी हद तक। हाँ, और आपके पोलराइज्ड चश्मों में वर्टिकल पोलराइजर लगे होते हैं। वो इस बाड़ की तरह है जिसमें खड़ी सलाखें हैं। तो वो हॉरिजॉन्टल कंपनों वाली इस चकाचौंध को पूरी तरह से रोक देते हैं। बिल्कुल, जबकि बाकी रोशनी को आने देते हैं। इसीलिए आपको सब कुछ साफ दिखता है बिना किसी चुभन के। ये तो शानदार है। हाँ। और इसके इस्तेमाल तो हमारी जिंदगी में भरे पड़े हैं। चश्मों के अलावा कैमरे के फिल्टर आसमान को ज्यादा गहरा नीला दिखाने या पानी की रिफ्लेक्शन हटाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारी LCD स्क्रीन्स भी। हाँ, चाहे वो फोन की हो या टीवी की, पोलराइजेशन के सिद्धांत पर ही काम करती हैं। यहाँ तक कि 3D फिल्में देखने के लिए जो चश्मे दिए जाते हैं वो भी पोलराइजेशन का ही एक एप्लीकेशन है। वो हर आंख के लिए अलग अलग पोलराइज्ड इमेज भेजते हैं जिससे हमारा दिमाग गहराई का भ्रम पैदा करता है। और इंजीनियरिंग में स्ट्रेस एनालिसिस के लिए भी। हाँ, मटेरियल के अंदर के छुपे हुए स्ट्रेस को देखने के लिए। तो आज हमने एक सीडी पर दिखने वाले रंगों के एक सरल से सवाल से शुरुआत की थी और वहां से हम प्रकाश के वेव नेचर की एक गहरी समझ तक पहुंच गए। एक अच्छी खासी यात्रा रही। हमने देखा कि कैसे इंटरफेरेंस में दो लहरें मिलकर रोशनी और अंधेरे का पैटर्न बनाती हैं, कैसे YDSE ने इस अजीब सच्चाई को दुनिया के सामने रखा और कैसे डायफ्रैक्शन में प्रकाश तंग रास्तों से गुजरते हुए मुड़ जाता है। और हमने पोलराइजेशन के जरिए ये भी समझा कि प्रकाश की लहरें ट्रांसवर्स होती हैं और इसी गुण की वजह से हम चकाचौंध को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर मुख्य आइडियाज को याद रखना हो तो ये है, YDSE हमें बताता है कि स्लिट्स के बीच की दूरी कम करने या ज्यादा वेवलेंथ की लाइट इस्तेमाल करने से फ्रिंज चौड़ी होती हैं। डायफ्रैक्शन का सेंट्रल बैंड हमेशा सबसे चौड़ा और चमकीला होता है और पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में ही मुमकिन है। ये सफर वाकई कमाल का रहा।
हमने प्रकाश को एक सीधी लकीर से एक नाचती हुई, इंटरफेयर करती हुई और फिल्टर हो सकने वाली लहर के रूप में देखा। आज की बातचीत से ये तो साफ है कि प्रकाश एक लहर की तरह व्यवहार करता है। हमने इसके कई मजबूत सबूत देखे। लेकिन भौतिकी की दुनिया आपको कभी भी चैन से बैठने नहीं देती। कुछ दूसरी घटनाओं में, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यही प्रकाश एक कण यानी एक पार्टिकल की तरह भी बर्ताव करता है। तो प्रकाश असल में है क्या, एक लहर या एक कण? यही सवाल तो भौतिकी की एक और भी गहरी और रहस्यमयी दुनिया का दरवाजा खोलता है। शायद प्रकाश दोनों है और वो हमें वही चेहरा दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। इस सवाल पे सोचना शायद आज की बातचीत का सबसे बेहतरीन अगला कदम होगा। बिल्कुल। एक सवाल जिसने, आप कह सकते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में भौतिकी की दुनिया में भूचाल ला दिया था। हाँ। प्रकाश क्या है? क्या ये तालाब में फैलती लहरों जैसी एक तरंग है, या फिर मतलब छोटी छोटी गोलियों की बौछार? और इसी से जुड़ा एक और सवाल भी था, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में। बिल्कुल, एक इलेक्ट्रॉन जिसे हम हमेशा से एक नन्हा सा कण मानते आए हैं, क्या वो सिर्फ एक कण ही है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने कई सालों तक मतलब बड़े बड़े भौतिकविदों को उलझाए रखा। और ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये उन सवालों में से था जो विज्ञान की पूरी नींव को हिला देते हैं। आज हम जिन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं, वे हमें इसी पहेली को सुलझाने की कहानी बताते हैं। तो हमारा मिशन है पदार्थ और विकिरण की इस दोहरी, थोड़ी अजीब सी प्रकृति को समझना, है ना? हाँ बिल्कुल। हम दो बड़े सुरागों का पीछा करेंगे। पहला है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, जो प्रकाश के एक ऐसे व्यवहार को उजागर करता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। और दूसरा डी ब्रॉगली की एक, कह सकते हैं, एक साहसी परिकल्पना जिसने हमारी हकीकत देखने का नजरिया ही बदल दिया। ठीक है, तो चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं इस फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की। हाँ। सुनने में तो काफी भारी भरकम शब्द लगता है। हाँ, लगता है। लेकिन इसका मूल विचार बहुत सरल है। हाँ। आप बस कल्पना कीजिए कि आपके पास एक धातु की प्लेट है। ठीक है। और आप उस पर टॉर्च से रोशनी डालते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव बस ये कहता है कि जब प्रकाश उस धातु से टकराता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अच्छा, जैसे कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर मारने से गोटियां बिखर जाती हैं। बिल्कुल वैसा ही। हाँ। यहाँ तक तो ठीक है, ये सुनने में काफी सहज लगता है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब हम इसे और करीब से देखते हैं ना। स्रोत बताते हैं कि जब वैज्ञानिकों ने इस पर प्रयोग किए तो जो नतीजे मिले वो इतने अजीब थे कि उस समय के भौतिकी के नियम उन्हें समझा ही नहीं पा रहे थे। बिल्कुल सही। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। पहला अजीब नियम था देहली आवृत्ति, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का। देहली आवृत्ति? हाँ। पता चला कि हर धातु का अपना एक एंट्री पास होता है, एक न्यूनतम आवृत्ति। अगर आप जो प्रकाश डाल रहे हैं उसकी आवृत्ति उस पास से कम है तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं? एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। एक मिनट रुकिए, मतलब अगर मैं एक कम आवृत्ति वाली, मान लीजिए लाल बत्ती लूं और इससे सूरज से भी ज्यादा चमकीला बना दूं, तब भी कुछ नहीं होगा? कुछ भी नहीं। ये बात मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही है। ज्यादा रोशनी का मतलब तो ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए, यही तो हमारा सामान्य ज्ञान कहता है। और आपका सामान्य ज्ञान यहाँ गलत है। यही तो वो सवाल था जिसने सबको उलझा रखा था। अच्छा। हमारा सामान्य ज्ञान शास्त्रीय भौतिकी पर आधारित है, जो प्रकाश को एक सतत तरंग मानती थी। उस सिद्धांत के हिसाब से ज्यादा चमकीली रोशनी को धातु को धीरे धीरे गर्म करके अंत में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ नहीं। एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। और ये पहला बड़ा सुराग था कि कुछ बहुत ही बुनियादी तौर पर गलत समझा जा रहा है। तो फिर इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ा? आवृत्ति बढ़ानी पड़ी। जैसे ही आप लाल बत्ती से नीली बत्ती की ओर जाते हैं, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, और उस देहली आवृत्ति को पार करते हैं, इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकलने लगते हैं। तुरंत, बिना किसी देरी के? हाँ, तुरंत। और यहीं पर दूसरा अजीब नियम सामने आता है, जो तीव्रता यानी इंटेंसिटी से जुड़ा है। अगर आप उस नीली बत्ती की चमक बढ़ाते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। हाँ, ज्यादा रोशनी मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन। लेकिन, और मुझे लगता है ये लेकिन बहुत बड़ा है, उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा नहीं बढ़ती। बिल्कुल। ज्यादा चमकीली रोशनी सिर्फ ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालती है, उन्हें ज्यादा ताकतवर नहीं बनाती। ये तो ऐसा हुआ जैसे आप किसी दरवाजे पर 100 कंकड़ धीरे धीरे फेंक रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो टूट क्यों नहीं रहा। जबकि उसे तोड़ने के लिए एक ही तेज रफ्तार पत्थर काफी था। क्या बेहतरीन सादृश्य है। बिल्कुल यही बात है। और आपका तीसरा नियम जो आवृत्ति से जुड़ा है, वही असली गेम चेंजर है। वो कैसे? अगर आपको बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा ऊर्जावान बनाना है तो आपको प्रकाश की चमक नहीं बल्कि उसकी आवृत्ति बढ़ानी होगी। नीली बत्ती से बैंगनी बत्ती की ओर जाना होगा। उच्च आवृत्ति का प्रकाश उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो उस समय के भौतिक विज्ञानी इन अजीब नियमों से जूझ रहे थे और उनकी तरंग वाली थ्योरी, मतलब
पूरी तरह से फेल हो रही थी। हाँ, पूरी तरह से। और फिर अल्बर्ट आइंस्टीन की एंट्री होती है। सही। वाह! तो आइंस्टीन ने मूल रूप से कहा कि प्रकाश एक सतत धारा नहीं है, बल्कि गोलियों की बौछार की तरह है। ये तो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। आइंस्टाइन ने पुरानी थ्योरी में पैबंद लगाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने उसे उठा के फेंक दिया। उन्होंने कहा, प्रकाश को एक लहर की तरह सोचना बंद करो। तो फिर क्या सोचा? सोचो कि ये ऊर्जा के छोटे छोटे अलग अलग पैकेट में आता है। इन ऊर्जा के पैकेट को फोटॉन कहा गया। फोटॉन। हाँ, और हर फोटॉन की अपनी एक निश्चित ऊर्जा होती है, जो पूरी तरह से उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ज्यादा आवृत्ति मतलब ज्यादा ऊर्जा वाला फोटॉन। और इसी विचार से उन्होंने वो प्रसिद्ध समीकरण दिया है ना, HF = phi + ke। हाँ, और ये समीकरण सिर्फ गणित नहीं है, ये एक कहानी बताता है। HF आने वाले एक फोटॉन की कुल ऊर्जा है, H प्लैंक का स्थिरांक है और F प्रकाश की आवृत्ति है। ठीक है। ये फोटॉन आता है और एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है। ये एक एक करके होने वाली घटना है, कोई सामूहिक प्रभाव नहीं। ठीक है, तो HF फोटॉन की कुल ऊर्जा है। अब समीकरण के दूसरे हिस्से का क्या? ये फाई क्या है, जिसे कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहते हैं? फाई, आप यूं समझे कि वो कीमत है जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकलने के लिए चुकानी पड़ती है। हर धातु के लिए अलग? हाँ, हर धातु के लिए ये कीमत अलग अलग होती है। ये उस एंट्री पास यानी दहली आवृत्ति से सीधे जुड़ा है। अगर आने वाले फोटॉन HF के पास इस कीमत चुकाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो कुछ नहीं होगा। समझ गया। तो फोटॉन अपनी कुल ऊर्जा HF लेकर आता है, उसका एक हिस्सा फाई इलेक्ट्रॉन को सतह से आजाद कराने में खर्च हो जाता है। सही। और बची हुई ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ke बन जाती है। ये वो ऊर्जा है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन सतह से दूर भागता है। तो ये समीकरण HF = phi + ke ऊर्जा के लेन देन की एक बहुत ही सरल कहानी है। बहुत सरल। एक फोटॉन आया, उसने अपनी ऊर्जा का एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए दिया और बची हुई सारी ऊर्जा उसे भागने के लिए दे दी। ये एक तात्कालिक व्यक्तिगत टक्कर है। इसने खेल को पूरी तरह से बदल दिया। स्रोत में कुछ ग्राफ का भी जिक्र है जो इस कहानी को साबित करते हैं। एक ग्राफ है गतिज ऊर्जा और तीव्रता के बीच। हाँ, जो कहते हैं कि एक सपाट रेखा है। हाँ, और उस सपाट रेखा को आप शास्त्रीय भौतिकी की कब्र का पत्थर कह सकते हैं। एक सपाट रेखा? एक सपाट रेखा। इसका मतलब था कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा प्रकाश की चमक पर रत्ती भर भी निर्भर नहीं करती। आप रोशनी कितनी भी तेज कर दें, हर इलेक्ट्रॉन के अधिकतम ऊर्जा वही रहती है। तो एक मिनट रुकिए, इसका मतलब है कि सदियों से भौतिकी जिस नींव पर खड़ी थी कि ऊर्जा निरंतर होती है, कि आप किसी चीज को धीरे धीरे गर्म कर सकते हैं, वो विचार उस एक सपाट रेखा वाले ग्राफ से गलत साबित हो गया। पूरी तरह से। ये विज्ञान की दुनिया में एक भूकंप जैसा था। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने एक पहेली सुलझा दी। उन्होंने दिखाया कि प्रकाश, जिसे हम तरंग मानते थे, एक कण भी है। ये अपने आप में एक दिमाग चकरा देने वाला विचार है। बहुत ज्यादा। लेकिन भौतिकी की दुनिया में उथल-पुथल अभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ। किसी ने इस विचार को लिया और उसे उसके सिर के बल खड़ा कर दिया। हाँ, और उस व्यक्ति का नाम था लुई डी ब्रॉगली। उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा। क्या सवाल? उन्होंने तर्क दिया कि प्रकृति को समरूपता पसंद है, तो अगर प्रकाश जैसी तरंगें कणों मतलब फोटॉन की तरह व्यवहार कर सकती हैं, हाँ। तो फिर इलेक्ट्रॉन जैसे कण तरंगों की तरह व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? एक मिनट रुकिए, ये विचार तो बहुत ही अजीब है। मतलब आप कह रही हैं कि ये मेज, ये माइक, मैं खुद, अगर मैं चल रहा हूं तो मैं भी एक तरंग हूं? ये सही नहीं लगता। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन डी ब्रॉगली के गणित के अनुसार ये सच है। उन्होंने एक समीकरण दिया, लैम्डा = hp। लैम्डा = hp? हाँ, जहां लैम्डा उस तरंग की तरंगदैर्घ्य है और p उस कण का संवेग है। ये समीकरण कहता है कि हर गतिशील वस्तु के साथ एक तरंग जुड़ी होती है। तो फिर रिचर्ड में जो क्रिकेट की गेंद का उदाहरण है, वो यहाँ कैसे फिट होता है? हम किसी गेंद को हवा में लहराते हुए क्यों नहीं देखते? इसका जवाब समीकरण में ही है। संवेग p हर में है, यानी डिनोमिनेटर में। अच्छा। क्रिकेट की गेंद जैसी भारी चीज का संवेग बहुत ज्यादा होता है। जब आप एक बहुत बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो नतीजा यानी तरंग दैर्घ्य लैम्डा इतना छोटा आता है कि उसे मापा नहीं जा सकता। मापना तो दूर, कल्पना करना भी असंभव है। आपकी तरंग दैर्घ्य एक परमाणु के नाभिक से भी खरबों गुना छोटी है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि वो बहुत हल्का है। बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, इसलिए उसका संवेग भी बहुत कम होता है। जब आप एक छोटी संख्या से भाग देते हैं तो नतीजा यानी तरंग दैर्घ्य काफी बड़ा होता है। इतना बड़ा कि उसे मापा जा सके? न केवल मापने योग्य, बल्कि इतना बड़ा कि वो इलेक्ट्रॉन के व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है।
इसीलिए क्वांटम दुनिया में ये तरंग प्रकृति सब कुछ है। ये तो एक जंगली विचार है। क्या उस समय किसी ने इस पर विश्वास किया? मेरा मतलब है, किसी ने इस अजीब विचार को साबित करने की जहमत क्यों उठाई होगी? ये एक शानदार सवाल है और सबसे मजेदार बात यह है कि डी ब्रॉगली ने ये विचार अपने पीएचडी शोध प्रबंध में प्रस्तुत किया था। अपनी पीएचडी में? हाँ, उनके प्रोफेसर इतने हैरान थे कि उन्हें समझ नहीं आया कि इसे पास करें या फेल। तो उन्होंने इसे आइंस्टाइन को भेजा और पूछा, क्या ये लड़का पागल है? अरे वाह! और आइंस्टाइन ने जवाब दिया, नहीं, ये पागल नहीं है, ये एक प्रतिभाशाली है, इसने ब्रह्मांड के एक महान रहस्य का पर्दा उठा दिया है। वाह! ये तो कहानी का एक शानदार मोड़ है। तो क्या इसका कोई प्रयोगात्मक सबूत था या ये सिर्फ एक सिद्धांत ही रहा? नहीं, सबूत था। कुछ ही सालों बाद दो अमेरिकी भौतिकविदों डेविसन और जर्मर ने एक प्रयोग किया। डेविसन जर्मर? हाँ, उन्होंने बस इलेक्ट्रॉनों की एक किरण को एक निकल क्रिस्टल पर दागा, ये देखने के लिए कि वे कैसे बिखरते हैं। और उन्होंने जो पैटर्न देखा उसने उन्हें चौंका दिया। पूरी तरह से। उन्होंने एक विवर्तन पैटर्न, एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा। विवर्तन तो तरंगों का गुण है। बिल्कुल। विवर्तन तरंगों का एक विशिष्ट गुण है। जैसे जब प्रकाश एक छोटे से छेद से गुजरता है तो फैल जाता है। यह देखकर कि इलेक्ट्रॉन भी विवर्तन दिखा रहे हैं, उन्होंने अकाट्य रूप से साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन वास्तव में एक तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस प्रयोग ने डी ब्रॉगली की उस जंगली लगने वाली बात पर मोहर लगा दी। हाँ, अब ये सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी जिसे प्रयोगशाला में देखा जा सकता था। मेरा तो सिर घूम रहा है। पहले आप कहते हैं कि एक तरंग यानी प्रकाश एक कण है, फिर आप कहते हैं कि एक कण यानी इलेक्ट्रॉन एक तरंग है। हाँ, तो आखिर में वे क्या हैं? क्या हमें किसी एक को चुनना है? और यहीं पर हम इस पूरी चर्चा के दिल में आते हैं, दोहरी प्रकृति। क्वांटम दुनिया हमारी या तो या वाली सोच में काम नहीं करती। तो फिर कैसे काम करती है? यह दोनों और की दुनिया है। प्रकाश और पदार्थ दोनों के दोहरे पहलू हैं। वे एक समय में कण और तरंग दोनों के गुण रखते हैं। अच्छा। वे किस रूप में दिखाई देंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनसे कौन सा सवाल पूछ रहे हैं, मतलब आप उन्हें कैसे माप रहे हैं। तो अगर हम इन स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें, तो श्रोताओं के लिए कुछ मुख्य बातें क्या होंगी जो इस पूरी कहानी का सार हैं? बिल्कुल, कुछ मुख्य बातें हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी ऊर्जा तय करती है। यह प्रकाश के फोटॉन की गुणवत्ता है। गुणवत्ता, मात्रा नहीं। सही। दूसरी बात, तीव्रता यानी इंटेंसिटी संख्या तय करती है। यह फोटोनों की मात्रा है। ठीक है, आवृत्ति है क्वालिटी, तीव्रता है क्वांटिटी। एकदम सही। तीसरी बात, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव इस बात का पक्का सबूत है कि प्रकाश कणों की तरह व्यवहार कर सकता है। और चौथी बात डी ब्रॉगली से जुड़ी होगी। हाँ, और चौथी, डेविसन जर्मर का प्रयोग इस बात का सबूत है कि इलेक्ट्रॉन जैसे कण तरंगों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो ये सब मिलकर क्वांटम यांत्रिकी की एक बहुत ही अजीब लेकिन सुंदर तस्वीर पेश करता है, जहां चीजें वैसी नहीं होती जैसी वे हमारी रोजमर्रा की दुनिया में दिखती हैं। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि तरंग और कण जैसी हमारी श्रेणियां, जिन्हें हम अलग अलग मानते हैं, क्वांटम स्तर पर टूट जाती हैं। और यह एक और भी गहरा सवाल उठाता है। जो स्रोत हमने देखे हैं वे हमें शानदार ढंग से बताते हैं कि क्या होता है और उसके पीछे का गणित क्या है। हाँ, वो तो साफ है। लेकिन वे हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन एक तरंग और एक कण दोनों की तरह व्यवहार कर सकता है, तो यह कब और कैसे तय करता है कि उसे क्या बनना है। अच्छा। और क्या उसे देखने या मापने की हमारी क्रिया ही उसे एक रूप चुनने पर मजबूर कर देती है? क्या ब्रह्मांड तभी व्यवहार करता है जब हम उसे देख रहे होते हैं? ये तो बहुत गहरा सवाल है। हाँ, और ये वो बिंदु है जहां हम भौतिकी की हल की हुई समस्याओं से क्वांटम दुनिया के दार्शनिक रहस्यों की ओर कदम रखते हैं, जहां वास्तविकता की प्रकृति पर ही सवाल उठाया जाता है। चलिए आज सीधे उतरते हैं उस दुनिया में जो हमारे चारों ओर हर चीज को बनाती है, एटम और न्यूक्लियस की दुनिया। हमारे पास कुछ बेहतरीन नोट्स हैं जो एक तरह से इस मुश्किल विषय को समझने के लिए एक रोड मैप जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा मिशन, हम एटम की सबसे बुनियादी बनावट से शुरू करेंगे, फिर बोर के क्रांतिकारी आइडिया को समझेंगे, उसके बाद हम एटम के दिल यानी न्यूक्लियस के अंदर झांकेंगे, और आखिर में हम फिशन और फ्यूजन की उस जबरदस्त ताकत की बात करेंगे जो सितारों को रोशन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और कोशिश ये रहेगी कि हम इन नियमों को सिर्फ फॉर्मूलों की तरह न देखें, बल्कि ये महसूस करें कि ये ब्रह्मांड की वो भाषा है जिसमें वो अपनी कहानी सुनाता है। ये बताते हैं कि सब कुछ असल में कैसे काम करता है। तो शुरुआत करते हैं उस सवाल से जो 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा था।
हमें पता था कि एटम के केंद्र में एक पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है और बाहर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, रदरफोर्ड का मॉडल। पर इसमें एक बहुत बड़ी, मतलब बहुत गहरी समस्या थी। एक ऐसी समस्या जो उस समय की पूरी फिजिक्स को चुनौती दे रही थी। देखिए, उस वक्त के जो नियम थे, जैसे मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिद्धांत, वो कहता है कि कोई भी चार्ज वाला पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जब एक्सेलरेट करता है, यानी अपनी दिशा बदलता है। हाँ, तो वो ऊर्जा छोड़ेगा, रेडिएशन के रूप में। एक मिनट, तो इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन तो लगातार अपनी दिशा बदल रहा है, तो वो तो लगातार एक्सेलरेट कर रहा है। उसे तो अपनी सारी ऊर्जा खोकर 1 सेकंड के, मतलब करोड़वें हिस्से में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। बिल्कुल। रदरफोर्ड का मॉडल, जो लॉजिकल लगता था, असल में कह रहा था कि हर एटम को पलक झपकते ही खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर हम ये दुनिया कुछ भी मौजूद कैसे है? ये उस समय का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य था। और यहीं पर एंट्री होती है नील्स बोर की। इन नोट्स में उनके 3 आइडियाज को बहुत अच्छे से समझाया गया है और वो सच में क्रांतिकारी थे। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कहा, ठीक है, अगर पुराने नियम काम नहीं कर रहे तो चलो नए बनाते हैं। हाँ, और बोर ने बस एक साहसी अनुमान लगाया था। उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स को एक तरफ रखकर कहा, मान लीजिए कि एटम की दुनिया में प्रकृति कुछ अलग नियमों से खेलती है। उनका पहला आइडिया यही था। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकते, उनकी अपनी कुछ स्पेशल या अलाउड ऑर्बिट्स होती हैं। और जब वो इन ऑर्बिट्स में होते हैं तो वो कोई ऊर्जा नहीं छोड़ते। हाँ, मतलब उन्होंने बस कह दिया कि यहाँ नियम लागू नहीं होता। ये तो थोड़ी, मतलब चीटिंग जैसी लगती है। उस समय कई लोगों को ऐसा ही लगा, लेकिन बोर ने इसे गणित से जोड़ा। उनका दूसरा आइडिया और भी गहरा था। उन्होंने कहा कि इन स्पेशल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की कोणीय गति, यानी एंगुलर मोमेंटम, भी फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड। इसका सरल मतलब क्या हुआ? इसका सरल मतलब ये है कि ऊर्जा के लेवल एक सीढ़ी की तरह होते हैं, एक रैंप की तरह नहीं। आप या तो पहले पायदान पर हो सकते हैं, या दूसरे पर, या तीसरे पर, लेकिन बीच में हवा में कहीं नहीं। प्रकृति में कुछ चीजों की इजाजत है और कुछ की नहीं। अच्छा, तो ये है क्वांटम दुनिया का वो अजीब नियम जिसके बारे में हम सुनते हैं, सब कुछ पैकेट में आता है। और उनका तीसरा आइडिया इन दोनों का नतीजा था। अगर इलेक्ट्रॉन को ऊंची ऊर्जा वाली सीढ़ी से नीची ऊर्जा वाली सीढ़ी पर कूदना है, तो उसे ऊर्जा छोड़नी पड़ेगी, और यह ऊर्जा एक लाइट के फोटोन के रूप में निकलती है। और अगर उसे नीचे से ऊपर जाना है तो उसे ठीक उतनी ही ऊर्जा बाहर से सोखनी पड़ेगी। बिल्कुल। और इसी वजह से हर तत्व का अपना एक यूनिक लाइट स्पेक्ट्रम होता है, एक तरह का फिंगरप्रिंट। बोर के इन आइडियाज ने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को इतनी सटीक तरीके से समझाया कि दुनिया को मानना पड़ा कि वो कुछ सही कह रहे थे। इन नोट्स में ऊर्जा का एक फॉर्मूला दिया है, E = -13.6 Z² N² eV। मुझे इसमें जो नेगेटिव का निशान है वो हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। ऊर्जा नेगेटिव कैसे हो सकती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये नेगेटिव का निशान हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आकर्षण बल से बंधा हुआ है, बाउंड है। वो अपनी मर्जी से उस एटम को छोड़कर नहीं जा सकता। उसे उस बंधन से मुक्त करने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो क्या ये सिर्फ एक तरह की अकाउंटिंग ट्रिक है? मतलब हम शून्य कहाँ मानते हैं उस पर निर्भर करता है। अगर हम कहें कि न्यूक्लियस से बहुत दूर आजाद इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा शून्य है, तो पास आने पर उसकी ऊर्जा कम, यानी नेगेटिव हो जाएगी। बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। ये सब एक सापेक्ष पैमाने के बारे में है। हमने अनंत दूरी पर, जहां न्यूक्लियस का कोई असर नहीं है, ऊर्जा को शून्य माना है। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन पास आकर बंध जाता है तो उसकी ऊर्जा नेगेटिव हो जाती है। जितनी ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा, उतना ही मजबूती से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है। ठीक है, तो बोर ने हमें एटम के बाहरी हिस्से यानी इलेक्ट्रॉनों की दुनिया का एक नक्शा दे दिया। लेकिन ये तो आधी कहानी है। असली एक्शन तो उस छोटी सी जगह में हो रहा है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धकेलते हैं तो एक छोटी सी जगह में इतने सारे पॉजिटिव प्रोटॉन एक दूसरे को कितनी जोर से धकेल रहे होंगे? उन्हें एक साथ कौन सी चीज बांधे हुए है? और ये सवाल हमें प्रकृति के सबसे शक्तिशाली बल की ओर ले जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये वो गोंद है जो न्यूक्लियस को फटने से बचाता है। और जब मैं कहती हूँ शक्तिशाली, तो मेरा मतलब है अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो प्रोटॉनों को दूर धकेल रही है, उससे लगभग 100 गुना ज्यादा मजबूत है। 100 गुना? तो ये हर जगह क्यों महसूस नहीं होती? गुरुत्वाकर्षण तो पूरे ब्रह्मांड में काम करता है, पर ये न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ एटम के अंदर ही क्यों? क्योंकि इसकी दूसरी खासियत ही यही है कि इसकी रेंज बहुत बहुत कम है। ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर कुछ फेम्टोमीटर की दूरी तक ही काम करती है। न्यूक्लियस से बाहर निकलते ही इसका असर लगभग शून्य हो जाता है।
और इसकी एक और दिलचस्प बात है जिसे सैचुरेशन इफेक्ट कहते हैं। सैचुरेशन इफेक्ट, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि न्यूक्लियर फोर्स बहुत मिलनसार है, लेकिन सिर्फ अपने सबसे करीबी पड़ोसियों के साथ। एक प्रोटॉन अपने बगल वाले न्यूट्रॉन पर तो जबरदस्त बल लगाता है, लेकिन न्यूक्लियस के दूसरी तरफ बैठे कण की उसे कोई परवाह नहीं होती। इसी वजह से बहुत बड़े न्यूक्लियस अस्थिर होने लगते हैं। क्योंकि दूर बैठे प्रोटॉनों का आपसी रिपल्शन तो बना रहता है, लेकिन उन्हें बांधने वाला न्यूक्लियर फोर्स उन तक पहुंच ही नहीं पाता। सही कहा। जब मैं ये सोर्सेस पढ़ रहा था तो एक चीज ने मुझे चौंका दिया, वो है मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो बनने वाले न्यूक्लियस का वजन उन सभी के अलग अलग वजन के जोड़ से कम होता है। ये कैसे हो सकता है? वजन गायब कहाँ हो गया? यहीं पर आइंस्टाइन का वो मशहूर समीकरण E=mc² तस्वीर में आता है। जो द्रव्यमान गायब हुआ है वो असल में कहीं गया नहीं है, बल्कि ऊर्जा में बदल गया है। इसी ऊर्जा को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ये वो ऊर्जा है जो न्यूक्लियस को एक साथ बांधे रखती है। तो जितना ज्यादा मास डिफेक्ट, उतनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी और उतना ही ज्यादा स्थिर न्यूक्लियस होगा। एकदम सही। और जब हम अलग अलग तत्वों की बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियॉन को देखते हैं, मतलब औसतन हर कण कितनी मजबूती से बंधा है, तो एक बहुत ही सुंदर ग्राफ बनता है। ये ग्राफ हल्के तत्वों के लिए तेजी से ऊपर चढ़ता है, फिर आयरन 56 पर अपने शिखर पर पहुंचता है और फिर भारी तत्वों के लिए धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। तो इसका मतलब है कि आयरन 56 सबसे स्थिर तत्वों में से एक है। पर यह सिर्फ एक चार्ट पर एक बिंदु तो नहीं है। इसका असल दुनिया में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि तारे, जो विशाल फ्यूजन भट्ठियां हैं, आयरन बनाने के बाद रुक जाते हैं। वे आयरन से आगे फ्यूज करके ऊर्जा नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं। तो एक तरह से आयरन तारों के लिए अंतिम पड़ाव है, उनकी राख है। एक मिनट, तो अगर तारे सिर्फ आयरन तक ही बना सकते हैं तो फिर सोना, चांदी, यूरेनियम जैसे भारी तत्व कहाँ से आए? बेहतरीन सवाल। ब्रह्मांड में हमारे आसपास मौजूद हर भारी तत्व, सोना, चांदी, प्लैटिनम, यूरेनियम, किसी तारे के मरने और एक जबरदस्त सुपरनोवा धमाके में फटने से बना है, क्योंकि केवल वही विस्फोटक घटना उस ऊर्जा को पैदा कर सकती है जो आयरन की स्थिरता की बाधा को पार करके और भारी तत्व बना सके। वाह! तो ये बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ हमें सिर्फ स्थिरता नहीं, बल्कि हमारी अपनी उत्पत्ति की कहानी बताता है। आपकी अंगूठी में लगा सोना किसी मरते हुए तारे की निशानी है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। लेकिन क्या होता है जब न्यूक्लियस स्थिर नहीं होता, जब वो आयरन की तरह संतुलित नहीं होता? तब रेडियो एक्टिविटी होती है ना? हाँ, तब न्यूक्लियस खुद को स्थिर करने की कोशिश करता है और इस प्रक्रिया में कुछ कणों या ऊर्जा को बाहर फेंकता है। इसे रेडियो एक्टिव क्षय या डीके कहते हैं। इन नोट्स में 3 मुख्य तरह के क्षय बताए गए हैं: अल्फा, बीटा और गामा। इन्हें थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। जरूर। अल्फा क्षय में एक भारी न्यूक्लियस अपने अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन का एक गुच्छा, यानी एक हीलियम न्यूक्लियस बाहर फेंक देता है। ये थोड़ा वजन कम करने जैसा है। ठीक है। और बीटा क्षय? बीटा क्षय थोड़ा ज्यादा अजीब है। इसमें न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदल जाता है और इस प्रक्रिया में एक तेज रफ्तार वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ये अपनी पहचान बदलने जैसा है। और गामा क्षय? गामा क्षय सबसे सरल है। इसमें न्यूक्लियस सिर्फ अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को एक हाई एनर्जी फोटॉन के रूप में बाहर फेंकता है। इसमें कोई कण नहीं बदलता, बस न्यूक्लियस शांत हो जाता है। जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक सैद्धांतिक चीज नहीं लगती, ये हमारे चारों ओर है ना? बिल्कुल, ये सिर्फ किताबों में नहीं है। जैसे अल्फा क्षय, ये आपके घर के स्मोक डिटेक्टर में लगातार हो रहा है। बीटा क्षय का इस्तेमाल मेडिकल इमेजिंग जैसे पेट स्कैन में किया जाता है और गामा क्षय से निकलने वाली शक्तिशाली गामा किरणों का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन थेरेपी में होता है। तो ये अस्थिर न्यूक्लियस एक तरह से हमारे लिए बहुत काम के भी हैं। और इन सब के क्षय होने की रफ्तार को हाफ लाइफ से नापा जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? हाफ लाइफ या अर्धायु वो समय है जिसमें किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे एटम क्षय हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रेडियो एक्टिव एटम है और उनकी हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो 10 मिनट बाद 50 बचेंगे, अगले 10 मिनट बाद 25 बचेंगे, फिर और 10 मिनट बाद 12 या 13। अच्छा, तो ये हमें बताता है कि कोई चीज कितनी तेजी से खत्म होगी, जैसे कार्बन डेटिंग में होता है। हाँ, कार्बन 14 की हाफ लाइफ लगभग 5700 साल है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल हजारों साल पुरानी जीवाश्मों की उम्र पता लगाने के लिए करते हैं। तो ये सब हमें उन 2 बड़े शब्दों पर लाता है जो हर किसी ने सुने हैं, फिशन और फ्यूजन।
ये दोनों प्रक्रियाएं उसी बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ का नतीजा हैं जिसकी हमने अभी बात की थी। हाँ, दोनों ही प्रक्रियाएं उस ग्राफ के शिखर यानी आयरन की स्थिरता की ओर बढ़ने की कोशिश कर रही हैं। फिशन यानी विखंडन में ग्राफ के दाईं ओर का एक बहुत भारी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम टूटकर दो हल्के और ज्यादा स्थिर नाभिकों में बंट जाता है। क्योंकि टूटने के बाद बने उत्पाद ज्यादा स्थिर होते हैं, इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। और यही न्यूक्लियर पावर प्लांट और एटम बॉम्ब का आधार है, एक चेन रिएक्शन। सही कहा। और दूसरी तरफ है फ्यूजन यानी संलयन। इसमें ग्राफ के बाईं ओर के दो बहुत हल्के नाभिक जैसे हाइड्रोजन आपस में जुड़कर एक भारी और ज्यादा स्थिर नाभिक जैसे हीलियम बनाते हैं। चूंकि वे भी स्थिरता की ओर जा रहे हैं, इस प्रक्रिया में फिशन से भी कहीं ज्यादा ऊर्जा निकलती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे ऊपर आसमान में है, हमारा सूरज। बिल्कुल, सूरज एक विशाल प्राकृतिक फ्यूजन रिएक्टर है। उसके कोर में जबरदस्त गर्मी और दबाव की वजह से हाइड्रोजन के नाभिक लगातार जुड़कर हीलियम बना रहे हैं। यह प्रक्रिया पिछले 4.5 अरब सालों से चल रही है और अगले कई अरब सालों तक चलती रहेगी। फ्यूजन ही वो शक्ति है जो सितारों को जलाती है। तो आज हमने एटम के एक अधूरे मॉडल की समस्या से शुरुआत की और देखा कि कैसे बोर के साहसी विचारों ने क्वांटम दुनिया के दरवाजे खोले। फिर हमने न्यूक्लियस के अंदर की अविश्वसनीय ताकत को समझा और बाइंडिंग एनर्जी के उस गहरे राज को खोला जो हमें बताता है कि सोना कहाँ से आया और तारे क्यों चमकते हैं। और अंत में हमने देखा कि कैसे उसी एक सिद्धांत से फिजन और फ्यूजन जैसी दो विपरीत लगने वाली प्रक्रियाएं जन्म लेती हैं। यह सब दिखाता है कि कैसे कुछ बहुत ही मौलिक और सुंदर नियम हमारे चारों ओर के पदार्थ और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। इन अवधारणाओं को समझना सिर्फ फिजिक्स को समझना नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की उस भाषा को सीखने जैसा है जिसमें वह खुद को अभिव्यक्त करता है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। हमने बात की कि बाइंडिंग एनर्जी के ग्राफ में आयरन शिखर पर है, ये प्रकृति का एक नियम है। पर जरा सोचिए, अगर यह शिखर आयरन की जगह किसी और तत्व पर होता, मान लीजिए बिस्मथ पर या कार्बन पर, तो हमारा ब्रह्मांड कैसा होता? क्या तारे वैसे ही काम करते? क्या जीवन जैसा हम जानते हैं वो भी संभव होता? ये सोचना दिलचस्प है कि कैसे एक छोटे से ग्राफ का आकार हमारे पूरे अस्तित्व को तय करता है। नमस्कार और स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया की गहराई में उतरेंगे। मतलब सेमीकंडक्टर से लेकर लॉजिक गेट्स तक। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे फोन से लेकर कंप्यूटर तक हर चीज को चलाती है। आज की हमारी चर्चा का मिशन है इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्कुल बेसिक को समझना। मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, फिर डोपिंग की प्रक्रिया क्या है, और फिर देखेंगे कि डायोड और ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं, और अंत में ये सब मिलकर लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि बिजली के प्रवाह के आधार पर चीजें अलग कैसे होती हैं। मुझे वो उपमा बहुत अच्छी लगी। इलेक्ट्रॉन्स को सड़क पर चल रहे लोग समझिए। हाँ बिल्कुल, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से चलते हैं, जैसे कोई खुली सड़क हो। सेमीकंडक्टर में वे थोड़ा रुक रुक कर चलते हैं, जैसे सड़क पर थोड़ी भीड़ हो, और इंसुलेटर में वो लगभग चल ही नहीं पाते। यूं समझिए कि सड़क ही बंद है। यही मतलब मूल अंतर है। तो सेमीकंडक्टर, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इन दोनों के बीच में कहीं है। हमारे नोट्स बताते हैं कि सामान्य तापमान पर इसमें करंट कम होता है, लेकिन तापमान बढ़ाने पर करंट बढ़ जाता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके सबसे आम उदाहरण है ना? जी, और इसके पीछे का जो विज्ञान है वो बैंड थ्योरी में छिपा है। हर पदार्थ में दो एनर्जी लेवल होते हैं, एक वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। इनके बीच के गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में कूदना होता है, तभी करंट बहता है। सिलिकॉन के लिए ये गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए सिर्फ 0.7 EV। अच्छा, तो जितना कम गैप कंडक्शन उतना ही आसान। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि जर्मेनियम में करंट बहाना सिलिकॉन से ज्यादा आसान है। और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब है शुद्ध, एकदम प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे शुद्ध सिलिकॉन। इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही होल्स भी होते हैं। होल्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स की खाली जगह। इसे हम N = P = Ni से दिखाते हैं। लेकिन ये अपनी शुद्ध अवस्था में बहुत काम का नहीं होता। असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम इसमें कुछ मिलाते हैं। हाँ, डोपिंग। यहाँ से ये विषय और भी दिलचस्प हो जाता है। तो डोपिंग का मतलब है सेमीकंडक्टर में जानबूझकर कोई अशुद्धि मिलाना, और इससे दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं, N टाइप और P टाइप। सही कहा। N टाइप बनाने के लिए हम फॉस्फोरस जैसी कोई चीज मिलाते हैं, जिसके बाहरी शेल में, मतलब वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सिलिकॉन के तो 4 ही होते हैं, तो फॉस्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन आजाद रह जाता है घूमने के लिए। अच्छा, तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन करंट बहाने के काम आता है। बिल्कुल, इसलिए इसमें बहुमत
मतलब मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स का होता है, नेगेटिव चार्ज का, इसलिए इसे एन टाइप कहते हैं। समझ गई। और पी टाइप के लिए हम कुछ ऐसा मिलाते होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जैसे कि बोरॉन। एकदम सही पकड़ा। पी टाइप के लिए हम बोरॉन मिलाते हैं जिसके पास सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इससे एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है, जिसे हम होल कहते हैं। तो इसमें बहुमत होल्स का होता है और होल पर पॉजिटिव चार्ज माना जाता है, इसीलिए पी टाइप। जी, और करंट का प्रवाह भी दोनों में अलग-अलग तरीके से होता है। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहते हैं, ये तो हम जानते हैं, जबकि होल्स का प्रवाह कंसेप्चुअली पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर माना जाता है, जैसे खाली जगह पीछे खिसक रही हो। कमाल है। और यही एन टाइप और पी टाइप का जो मेल है वो पूरी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव रखता है। तो जब एक पी टाइप और एक एन टाइप को जोड़ा जाता है तो एक पीएन जंक्शन बनता है। नोट्स में लिखा है कि जहां ये जुड़ते हैं वहां एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है। ये क्या चीज है? ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे ही आप पी और एन को साथ लाते हैं, एन साइड के जो फालतू इलेक्ट्रॉन हैं वो पी साइड के खाली होल्स की तरफ भागते हैं और जंक्शन पर आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। अच्छा, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हाँ, तो उस जंक्शन के आसपास एक ऐसा इलाका बन जाता है जहां ना फ्री इलेक्ट्रॉन है ना होल्स, एक खाली क्षेत्र। यही डिप्लीशन रीजन है और ये एक इलेक्ट्रिक बैरियर की तरह काम करता है जो और इलेक्ट्रॉन्स को पार जाने से रोकता है। और इसी बैरियर को हम नियंत्रित कर सकते हैं, है ना, बायसिंग के जरिए। जैसे फॉरवर्ड बायस में हम पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन को नेगेटिव से जोड़ते हैं। जी, और ऐसा करने से बैटरी का धक्का उस बैरियर को कमजोर कर देता है। बैरियर सिकुड़ जाता है और करंट आसानी से बहने लगता है। और रिवर्स बायस में इसका ठीक उल्टा होता होगा? बिल्कुल, रिवर्स बायस में पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। इससे वो बैरियर और भी चौड़ा और मजबूत हो जाता है और करंट का प्रवाह लगभग रुक जाता है। तो ये तो एक वन वे वॉल्व की तरह हो गया, मतलब करंट सिर्फ एक ही दिशा में जा सकता है। एकदम, फॉरवर्ड में ऑन और रिवर्स में ऑफ, और इसी को हम डायोड कहते हैं। बिल्कुल सही। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है रेक्टिफायर के रूप में। ये एसी को, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट को, डीसी यानी डायरेक्ट करंट में बदलता है। हमारे फोन चार्जर में यही होता है। हाँ, और नोट्स में एफिशिएंसी का भी जिक्र है। हाफ वेव रेक्टिफायर की 40.6%, जबकि फुल वेव की 81.2%। जी, क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर एसी के पूरे साइकिल का इस्तेमाल करता है, दोनों हिस्सों का। ठीक है। अब डायोड के बाद एक खास तरह का डायोड आता है, जेनर डायोड। इसे वोल्टेज गार्ड कहा गया है। ये कैसे काम करता है? होता क्या है कि एक खास रिवर्स वोल्टेज पर, जिसे जीनर वोल्टेज कहते हैं, ये ब्रेकडाउन हो जाता है, लेकिन खराब नहीं होता। ब्रेकडाउन के बाद ये अपने आर पार वोल्टेज को एकदम फिक्स कर देता है। मतलब अगर इनपुट वोल्टेज बढ़ भी जाए तो भी आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, वो अतिरिक्त वोल्टेज को अपने अंदर से करंट बहाकर सोख लेता है। ये एक सेफ्टी वॉल्व की तरह है। बहुत खूब। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन के लिए बहुत उपयोगी है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के असली गेम चेंजर पर, ट्रांजिस्टर। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। ट्रांजिस्टर को आप एक स्विच या एम्पलीफायर की तरह समझ सकते हैं। इसका मूल सिद्धांत बहुत ही सुंदर है। सिद्धांत यह है कि बेस पर दिया गया एक बहुत छोटा सा करंट एमिटर और कलेक्टर के बीच बहने वाले एक बहुत बड़े करंट को नियंत्रित करता है। एक छोटे से सिग्नल से एक बड़ी चीज को कंट्रोल करना। हाँ, इसका मुख्य समीकरण है IE is equal to IB plus IC, मतलब एमिटर का करंट बेस और कलेक्टर के करंट का जोड़ होता है। और इसमें करंट गेन यानी बीटा का भी जिक्र है, जो IC को IB से डिवाइड करके मिलता है। जी, बीटा ये बताता है कि बेस करंट कलेक्टर करंट को कितना गुना बढ़ा सकता है। अगर बीटा 100 है तो मतलब 1 मिली एम्पियर का बेस करंट 100 मिली एम्पियर के कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर सकता है। तो एम्पलीफायर के तौर पर ये छोटे सिग्नल को बड़ा बना देता है। सही। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसका स्विच वाला रूप ज्यादा जरूरी है। इसके 3 मोड होते हैं, एक्टिव जो एम्पलीफायर की तरह है, फिर कट ऑफ यानी स्विच ऑफ, और सैचुरेशन यानी स्विच ऑन। कट ऑफ और सैचुरेशन मतलब ऑफ और ऑन, या हम कह सकते हैं 0 और 1। बिल्कुल, और यहीं से डिजिटल दुनिया की शुरुआत होती है। तो ट्रांजिस्टर के इसी स्विचिंग एक्शन से हमें लॉजिक गेट्स मिलते हैं, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की आत्मा है। चलिए जल्दी से कुछ बेसिक गेट्स को समझते हैं। नॉट गेट तो सबसे आसान लगता है, ये बस आउटपुट को उल्टा कर देता है। हाँ, एक इन्वर्टर 1 को 0 बना देता है और 0 को 1। फिर आता है एंड गेट। इसका नियम है कि आउटपुट 1 तभी होगा जब सारे इनपुट 1 हो। सही। इसे आप ऐसे सोच सकते हैं कि 2 स्विच एक के बाद एक सीरीज में लगे हैं। करंट को पार जाने के लिए दोनों का ऑन होना जरूरी है। अच्छा, और OR गेट में आउटपुट 1 तब होता है जब कोई भी एक इनपुट 1 हो। तो इसमें स्विच पैरेलल में लगे होते हैं। करंट को निकलने के लिए कोई भी एक रास्ता खुला मिल जाए तो काफी है। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन सबसे आकर्षक बात तो नैंड और नॉर गेट्स की है। इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। ऐसा क्यों? एक ही तरह का गेट बनाइए और उससे अलग अलग तरीकों से जोड़कर कुछ भी बना लीजिए। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से ये एक क्रांति थी। इसी वजह से चिप्स इतनी सस्ती और शक्तिशाली हो पाई। और आखिर में XOR गेट, ये तब 1 आउटपुट देता है जब इनपुट अलग अलग होते हैं। हाँ, एक्सक्लूसिव और
मतलब या तो पहला इनपुट 1 हो या दूसरा, पर दोनों नहीं। ये बाइनरी एडिशन जैसे कामों के लिए बहुत जरूरी है। तो जो हमारे कंप्यूटर में हो रहा है वो सब इन्हीं गेट्स का खेल है। जी, आज के सभी कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, सब कुछ इन सरल बाइनरी लॉजिक मतलब 0 और 1 पर ही चलता है। और ये सब कुछ उन सरल ट्रांजिस्टर स्विचों से शुरू होता है जिन्हें हमने अभी समझा। तो हमने सेमीकंडक्टर के बेसिक से शुरू किया, फिर डोपिंग के जरिए उन्हें उपयोगी बनाया, फिर पीएन जंक्शन से डायोड और ट्रांजिस्टर तक पहुंचे और अंत में ट्रांजिस्टर से लॉजिक गेट्स तक का सफर तय किया। ये वाकई दिखाता है कि कैसे, मतलब कितने सरल सिद्धांतों पर इतनी जटिल तकनीक का निर्माण होता है। बिल्कुल, हर कदम पिछले कदम पर आधारित है। सिलिकॉन के एक टुकड़े में थोड़ी सी अशुद्धि मिलाने से लेकर एक शक्तिशाली कंप्यूटर बनाने तक का सफर इन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिका है। यहाँ एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। हमने देखा कि कैसे ट्रांजिस्टर और गेट्स सिर्फ दो अवस्थाओं पर काम करते हैं, ऑन और ऑफ, या 0 और 1। इन सरल बाइनरी नियमों से आज की इतनी जटिल डिजिटल दुनिया बनी है। तो क्या ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि शायद ब्रह्मांड की अन्य जटिल प्रणालियां, जैसे कि जीवन या शायद चेतना भी इसी तरह के कुछ सरल मौलिक नियमों पर आधारित हो सकती हैं, जिन्हें हम अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं? नमस्कार, और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक श्रोता ने कुछ नोट्स भेजे हैं जो फिजिक्स लैब के उपकरणों और उनकी गणनाओं पर हैं। और ये नोट्स देखकर मुझे सच में कॉलेज के दिन याद आ गए। मतलब पन्ने भरे हुए हैं सूत्रों से, डायग्राम से, और हर कोने में छोटे छोटे रिमाइंडर्स हैं, जैसे 0 एरर को मत भूलना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन बिखरे हुए पन्नों को एक साथ देखने पर एक कहानी नजर आती है। ये कहानी है एक माप के सफर की। मतलब एक अकेला नंबर निकालने के लिए एक वैज्ञानिक को किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल की तैयारी नहीं है, ये तो एक तरह से वैज्ञानिक प्रक्रिया का एक छोटा सा मॉडल है। इन नोट्स का ढांचा भी यही कहानी कहता है। ये सिर्फ क्या नहीं बताता, बल्कि कैसे पर ज्यादा जोर देता है। माप कैसे लें, गलतियों को कैसे सुधारें और उपकरणों को जरूरत पड़ने पर कैसे बदलें। तो हमारा काम आज इन सब बिंदुओं को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना है। बिल्कुल, ताकि प्रैक्टिकल के दिन कोई भी उलझन ना हो। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं पहले कदम से, अपने काम के लिए सही औजार चुनना। और यहाँ हमारे पास दो मुख्य दावेदार हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। नोट्स में सबसे पहले इन्हीं दोनों का जिक्र है। अब दोनों का काम बहुत छोटी चीजों को मापना है, जैसे किसी तार का व्यास या किसी पतली शीट की मोटाई। लेकिन इन्हें अलग अलग क्यों रखा गया है? अगर दोनों छोटे माप लेते हैं तो एक ही से काम क्यों नहीं चल जाता? यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है वो है लीस्ट काउंट की, या जिसे हम सबसे छोटी नाप कहते हैं। लीस्ट काउंट? हाँ, इसे आप किसी उपकरण की रेजोल्यूशन पावर की तरह समझ सकते हैं। जैसे एक HD स्क्रीन और एक 4K स्क्रीन में फर्क होता है ना। अच्छा, ओके। बस वैसा ही इन दोनों उपकरणों में होता है। लीस्ट काउंट वो सबसे छोटा माप है जो कोई उपकरण सटीकता से ले सकता है। वर्नियर कैलिपर बहुत सटीक है, लेकिन स्क्रू गेज उससे भी एक कदम आगे है। तो ये सब लीस्ट काउंट पर निर्भर करता है। नोट्स में इसके लिए एक सूत्र भी है, LC = 1 MSD 1 VSD। मतलब एक मुख्य स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच का जो मामूली सा अंतर है, बिल्कुल वही अंतर, वही इसे इतनी शक्ति देता है। एकदम। वर्नियर कैलिपर में दो पैमाने होते हैं, एक मुख्य पैमाना जो सामान्य रूलर जैसा है, और एक छोटा खिसकने वाला वर्नियर पैमाना। इन दोनों के डिवीजनों के साइज में जो हल्का सा अंतर होता है, वही हमें मिलीमीटर के भी 10वें या 20वें हिस्से को मापने की क्षमता देता है। वहीं दूसरी तरफ स्क्रू गेज का सिद्धांत वो पूरी तरह से अलग है। वो घुमाव के सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, स्क्रू गेज में पिच और सर्कुलर स्केल का जिक्र है। इसका लीस्ट काउंट पिच को सर्कुलर स्केल के डिवीजनों की संख्या से, उससे विभाजित करके मिलता है। ये वर्नियर से ज्यादा सटीक कैसे हुआ? सोचिए, पिच का मतलब है कि जब आप स्क्रू को एक पूरा 360 डिग्री चक्कर घुमाते हैं तो वो आगे कितना बढ़ता है। ठीक है। आमतौर पे 1 मिलीमीटर या आधा मिलीमीटर। अच्छा। अब कल्पना कीजिए कि इस छोटे से 1 मिलीमीटर को आपने एक सर्कुलर स्केल पर बने 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया। अच्छा। तो आपका लीस्ट काउंट हुआ 1 मिलीमीटर का 1/4 हिस्सा, यानी 0.01 मिलीमीटर। इसीलिए जब किसी कागज की या बहुत पतले तार की मोटाई मापनी हो तो स्क्रू गेज ही एकमात्र विकल्प होता है। वर्नियर कैलिपर वहां जवाब दे जाएगा। और मुझे इन नोट्स में बार बार लाल पेन से घिरा हुआ 0 एरर दिख रहा है। ये वो चीज है जो प्रैक्टिकल में सबका सिरदर्द बनती है। हाँ, ये क्लासिक गलती है। आप सब कुछ सही करते हैं और आखिर में पता चलता है कि 0 एरर तो चेक ही नहीं किया। नियम बहुत सीधा है, लेकिन अक्सर भूल जाता है। अगर उपकरण के जबड़ों को पूरी तरह बंद करने पर 0 आगे निकल जाता है तो वो पॉजिटिव 0 एरर है, प्लस V एरर। और अगर 0 पीछे रह जाता है तो वो नेगेटिव 0 एरर है।
और सुधार का तरीका हमेशा उल्टा होता है। उल्टा? हाँ, पॉजिटिव एरर को अपनी फाइनल रीडिंग से घटाना है और नेगेटिव एरर को जोड़ना है। ये एक तरह से अपने उपकरण को सच बोलना सिखाने जैसा है, इससे पहले कि आप उससे कोई सवाल पूछें। तो ये पहला पड़ाव है सही उपकरण चुनना और उसे कैलिब्रेट करना। लेकिन एक माप तब तक बेकार है जब तक वो हमें दुनिया के बारे में कुछ दिलचस्प न बताए। और इन नोट्स में अगला जिक्र एक ऐसे उपकरण का है जो माप को आवाज में बदल देता है, सोनोमीटर। ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। तो अब बात करते हैं सोनोमीटर की। नोट्स में एक सूत्र दिया गया है, n = 1/12 √T/μ। सच कहूं तो ये देखने में थोड़ा डरावना लगता है। खासकर जब इसमें वर्गमूल और वो ग्रीक अक्षर म्यू भी शामिल हो। हाँ। चलिए इसे तोड़ते हैं। ये सूत्र डरावना नहीं बल्कि बहुत सुंदर है। ये संगीत के पीछे की भौतिकी है। ये सूत्र फ्रीक्वेंसी मतलब आवाज का पतलापन या मोटापन। बिल्कुल। तो ये फ्रीक्वेंसी n का रिश्ता 3 मुख्य चीजों से जोड़ता है। ठीक है, तो पहला है L यानी तार की लंबाई। सूत्र में ये नीचे है, इसका मतलब है कि अगर लंबाई L कम होगी तो आवृत्ति N ज्यादा होगी। एकदम सही। अब इसे गिटार पर सोचिए। जब गिटारिस्ट अपनी उंगली को फ्रेट्स पर आगे ले जाता है तो वो कर क्या रहा है? वो तार की लंबाई L को कम कर रहा है। और नतीजा? ऊंची पतली आवाज। अब दूसरा कारक है T यानी तार में तनाव, टेंशन। ये वर्गमूल के अंदर ऊपर है। मतलब तनाव जितना ज्यादा आवृत्ति उतनी ही ज्यादा। एग्जैक्टली। जब आप गिटार की ट्यूनिंग की को कसते हैं तो आप यही T बढ़ा रहे होते हैं। और तीसरा कारक है म्यू, जिसे नोट्स में रैखिक घनत्व कहा गया है। सरल भाषा में तार की मोटाई या भारीपन। ये वर्गमूल के अंदर नीचे है, जिसका मतलब है कि तार जितना भारी या मोटा होगा उसकी आवृत्ति उतनी ही कम होगी, यानी आवाज उतनी गहरी या मोटी होगी। सही है। इसीलिए गिटार में सबसे मोटी आवाज वाले तार सबसे मोटे होते हैं। तो देखिए, सिर्फ एक सूत्र से हमने गिटार या सितार जैसे वाद्य यंत्रों को डिकोड कर लिया। हर संगीतकार जाने अनजाने में हर गाने में इसी सूत्र का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो कमाल है। मतलब हर बार जब कोई गिटार पर एक सोलो बजाता है तो वो असल में अपनी उंगलियों से इस समीकरण को रियल टाइम में सॉल्व कर रहा है। एक तरह से, हाँ। ये कनेक्शन समझने के बाद ये सूत्र अब उतना जटिल नहीं लग रहा। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, बिजली। हाँ। आवाज से जिसे हम सुन सकते हैं, नोट्स। अब उस चीज पर आते हैं जिसे हम देख नहीं सकते, करंट। और यहां हमारे पास 3 खिलाड़ी हैं, एमीटर, वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर। नोट्स में इनके कनेक्शन पर बहुत जोर दिया गया है। एक को हमेशा श्रेणी मतलब सीरीज में और दूसरे को समानांतर मतलब पैरेलल में जोड़ा जाता है। यह हमेशा कंफ्यूजिंग क्यों लगता है? ये उनके काम के फंडामेंटल नेचर से जुड़ा है और इसे समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एमीटर को लेते हैं। इसका काम है करंट यानी विद्युत धारा के प्रवाह को मापना। ठीक। आप किसी चीज के फ्लो को तभी माप सकते हैं जब वो आपके मापने वाले उपकरण के अंदर से गुजरे। जैसे अगर मुझे मापना हो कि पाइप से कितना पानी बह रहा है तो मुझे एक फ्लो मीटर पाइप के बीच में ही लगाना पड़ेगा ताकि सारा पानी उसमें से होकर जाए। बिल्कुल वही तर्क यहाँ भी लागू होता है। करंट को मापने के लिए एमीटर को सर्किट के रास्ते में ही लगाना पड़ता है, यानी श्रेणी में, ताकि सारा का सारा करंट उसमें से होकर गुजरे। सही है। और यहीं से एक और बात निकलती है, क्योंकि ये रास्ते में एक रुकावट है, इसका अपना प्रतिरोध माने रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। एक मिनट, तो अगर एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए तो क्या इसका मतलब है कि सर्किट में एक एमीटर लगाने से भी माप थोड़ा बहुत तो बदल ही जाता होगा? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मीटर खुद ही उस करंट को हल्का सा कम कर देता है जिससे वो मापने की कोशिश कर रहा है? हाँ बिल्कुल। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, लेकिन असल दुनिया में ये संभव नहीं है। इसलिए हर एमीटर सर्किट के करंट को एक बहुत ही छोटी मात्रा में बदल देता है। वाह। इंस्ट्रूमेंट डिजाइन में सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इस असर को इतना कम कर दिया जाए कि वो लगभग न के बराबर हो। ये तो एक दार्शनिक बात हो गई कि मापने की क्रिया ही उस चीज को बदल देती है जिसे आप माप रहे हैं। खैर, अब वोल्टमीटर की बात करते हैं जिसे समानांतर में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर करंट नहीं मापता। ये सर्किट के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच वोल्टेज के अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है। अच्छा। इसे उन 2 बिंदुओं से समानांतर में जोड़ा जाता है। और यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी है। हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर सर्किट से बिल्कुल भी करंट न खींचे। क्यों? क्योंकि अगर वो करंट खींचेगा तो उन 2 बिंदुओं के बीच का वोल्टेज ही बदल जाएगा। इसलिए एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा, लगभग अनंत होना चाहिए, ताकि कोई भी करंट उसके रास्ते से ना जाए और वो सर्किट को परेशान किए बिना सिर्फ वोल्टेज नाप सके। बिल्कुल। तो संक्षेप में एमीटर कहता है करंट मेरे अंदर से गुजरो, इसलिए उसका प्रतिरोध कम है। और वोल्टमीटर कहता है मैं सिर्फ दूर से देखूंगा, करंट को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए उसका प्रतिरोध ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल सही समझा। ये बहुत साफ हो गया। लेकिन यहाँ एक और किरदार है,
गैल्वेनोमीटर। मुझे हमेशा लगता था कि एक पुराना बेकार उपकरण है। ये जानकर हैरानी हुई कि यही एमीटर और वोल्टमीटर का आधार है। हाँ, बिल्कुल। गैल्वेनोमीटर एक अच्छे हीरे जैसा है। ये बहुत ही संवेदनशील होता है और छोटे से छोटे करंट का भी पता लगा लेता है, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम होती है। मतलब अगर आपने इसमें ज्यादा करंट भेज दिया तो ये जल जाएगा। तो हम इसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें इसे अपनी जरूरत के हिसाब से तराशना पड़ता है। और तराशने का तरीका नोट्स में दिया है। एमीटर बनाने के लिए इसके समानांतर एक बहुत कम प्रतिरोध का तार जोड़ना, जिसे शंट कहते हैं। सही। ये शंट एक बाईपास या शॉर्टकट रास्ते की तरह काम करता है। ज्यादातर करंट उस कम प्रतिरोध वाले शंट से निकल जाता है और सिर्फ एक छोटा सुरक्षित हिस्सा गैल्वेनोमीटर से गुजरता है। अच्छा, और वोल्टमीटर के लिए? और अगर आपको वोल्टमीटर बनाना है तो आप गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी में एक बहुत उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस, जोड़ देते हैं। ये उच्च प्रतिरोध सुनिश्चित करता है कि उपकरण सर्किट से लगभग कोई करंट ना खींचे। तो गैल्वेनोमीटर एक मल्टी टैलेंटेड कलाकार है, जिसे आप सही कॉस्ट्यूम और स्क्रिप्ट देकर किसी भी भूमिका के लिए तैयार कर सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो हमने सही औजार चुना, उसे इस्तेमाल किया और रीडिंग ले ली, काम खत्म, है ना? लेकिन इन नोट्स का आखिरी हिस्सा बताता है कि असली वैज्ञानिक काम तो अब शुरू होता है। ये स्वीकार करना कि हमारी रीडिंग शायद गलत है। अंतिम खंड त्रुटियों मतलब एरर्स के बारे में है। लैब में कोई भी माप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगी वो है त्रुटियों के जुड़ने का नियम। ऐसा लगता है कि गलतियां अकेली नहीं रहती, वे आपस में मिलकर और बड़ी हो जाती हैं। ये भौतिकी का सबसे विनम्र करने वाला हिस्सा है। अक्सर हमें सीधे माप नहीं मिलते, बल्कि कई मापों से एक राशि की गणना करनी होती है। जैसे घनत्व के लिए द्रव्यमान और आयतन दोनों को मापना पड़ता है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अगर द्रव्यमान और आयतन के माप में थोड़ी थोड़ी अनिश्चितता है, तो घनत्व की गणना में कुल अनिश्चितता कितनी होगी? और यहीं पर नोट्स में दिए गए नियम काम आते हैं। पहला नियम है कि जब दो राशियों को गुणा या भाग किया जाता है तो उनके परिणाम में सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर, हाँ रिलेटिव एरर, उन दोनों की अलग अलग रिलेटिव एरर्स के योग के बराबर होती है। सरल शब्दों में कहें तो सबसे खराब स्थिति में त्रुटियां हमेशा जोड़ती हैं, वो एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर आपने लंबाई मापने में 1% की गलती की और चौड़ाई मापने में 2% की, तो क्षेत्रफल की गणना में कुल सापेक्ष त्रुटि 3% होगी। अरे वाह! यह हमें बताता है कि हमारा परिणाम कितना अविश्वसनीय हो सकता है। और दूसरा नियम घात मतलब पावर वाला है, जो और भी चौंकाने वाला है। अगर कोई राशि किसी माप की घात पर निर्भर करती है, जैसे Q = n, हाँ, और ये नियम वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को रात में जगाए रखता है। तो उसकी सापेक्ष त्रुटि उस घात से गुणा हो जाती है। मतलब डेल्टा Q = n डेल्टा AA। सोचिए, अगर आप एक ग्रह का वॉल्यूम निकाल रहे हैं जिसका सूत्र त्रिज्या के घन मतलब रेडियस Q पर निर्भर करता है। अगर आपने उसके रेडियस को मापने में सिर्फ 0.1% की मामूली सी गलती कर दी, तो आपके फाइनल वॉल्यूम में 0.3% की गलती अपने आप आ जाएगी, क्योंकि घात 3 है। 3 गुना? हाँ, इसीलिए सैटेलाइट्स और टेलीस्कोप्स पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं, सिर्फ उस पहली छोटी सी 0.1% की गलती को और भी छोटा करने के लिए। छोटी छोटी गलतियां बहुत तेजी से बड़ी बन जाती हैं। ये तो एक चेतावनी की तरह है। तो एक माप का सफर सिर्फ रीडिंग लेने पे खत्म नहीं होता, बल्कि उस रीडिंग की सीमाओं को समझने के साथ पूरा होता है। तो इन सभी नोट्स को एक साथ देखने के बाद इस पूरे सफर का सार क्या है? हमने एक माप की यात्रा को देखा, सही औजार चुनना, वर्नियर बनाम स्क्रू गेज और उसकी सीमाओं को समझना, फिर उस माप को एक मतलब देना, जैसे सोनोमीटर में ध्वनि, फिर उसे सही तरीके से लेने की कला, एमीटर बनाम वोल्टमीटर, और अंत में पूरी ईमानदारी से उसकी अनिश्चितता को स्वीकार करने तक, मतलब त्रुटियों की गणना। बिल्कुल। और व्यावहारिक दृष्टिकोण से अंतिम लक्ष्य यही है। ये सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक कौशल है। ये जानना कि आपके माप में कितनी अनिश्चितता है, कभी कभार खुद माप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा वैज्ञानिक वो नहीं है जो हमेशा सही उत्तर देता है, बल्कि वो है जो ये जानता है कि उसका उत्तर कितना गलत हो सकता है। ये पूरी प्रक्रिया हमें न केवल भौतिकी के नियम सिखाती है, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी देती है। ध्यान से मापना, अपनी सीमाओं को जानना और अपनी गलतियों का विश्लेषण करना। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमने सीखा कि हर उपकरण की एक सबसे छोटी नाप या लीस्ट काउंट होती है और हर गणना में त्रुटियां जुड़ती जाती हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी माप, चाहे वो कितना भी सटीक क्यों ना हो, कभी भी वास्तविकता का 100% सही चित्रण नहीं कर सकता? क्या हम हमेशा सच्चाई के एक बेहतरीन अनुमान के साथ ही काम कर रहे होते हैं?